हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंपारण एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे। अब तो एक महीना भी नहीं बचा हुआ है सीटेट में। 20 अगस्त को होने वाला है, ऑफलाइन पेपर होने वाला है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। और ये हमारा जो प्रीवियस ईयर का लेटेस्ट क्वेश्चन जो पिछली बार पूछा गया उसका ईवीएस का ये पार्ट 3 है। तो इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सीटेट में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इस बार आप लोग जान ही रहे हैं कि इस बार क्या हुआ है, सीटेट ऑफलाइन हुआ है। तो इस बार ज़्यादा चांस है कि सीटेट कहाँ, मतलब जो भी सीटेट का क्वेश्चन होगा वो एनसीईआरटी के से ही पूछा जाएगा। पहले क्या था, जब ऑनलाइन हो रहा था, कंप्यूटर पे हो रहा था, तो उस समय एग्ज़ाम बहुत लंबा चला जाता था, कम से कम 25 से 30 दिन चला जा रहा था। तो उसमें क्या हो रहा था, क्वेश्चन कम पड़ जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन बाद में रिपीट होने लगता था। तो लगता था कि जैसे क्वेश्चन मतलब आउट हो रहा है जैसे। तो इसीलिए सीटेट वाले क्या करते थे, अलग अलग क्वेश्चन ला के पूछ रहे थे, ताकि क्वेश्चन का वेराइटी बना रहे। तो इस बार तो एक ही कोई पेपर होने वाला है, एक ही दिन में होने वाला है। तो 99% चांस है कि जो एनसीईआरटी होता है उसी से क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना जो पहला क्वेश्चन है वो उसको हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन ऑब्जर्व द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल ऑफ रूरल एरिया ऑफ स्टेट एंड एक्सप्रेस हिज व्यू अंडर। यानी एक कोई आदमी है, किसी भारत के किसी राज्य में गया है और वहाँ पे वो कुछ देखा है और उसको बताना चाह रहा है कि वो वहाँ पे क्या देखा है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, स्टेट फाइंड करना है। स्टेट यानी राज्य फाइंड करना है कि वो किस राज्य के बारे में बात कर रहा है। तो कह रहा है द लिविंग इज वेरी सिंपल, यानी वहाँ के लोग क्या है, बहुत सामान्य है, बहुत रहन सहन साधारण है। पीपुल ग्रो इटेबल सच एज टेपिका टेपिक्युआ। तो ये टेपिक्युआ, जब टेपिक्युआ का बात आए तो आप लोग ये जानते ही हैं इसको। जैसे ही टेपिक्युआ की बात आता है तो वो कहाँ का होता है, वो केरल का होता है। अब आप बताइए, ये पूरा चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है क्या? इतना इतना बड़ा ये सेंटेंस देके क्या किया है? ये हम लोग का टाइम, मतलब बच्चों जो होते हैं उनका टाइम वेस्ट करता है इतना बड़ा सेंटेंस देके। बस यहाँ पर टेपिक्युआ देख लेंगे तो ये क्या होगा, टेपिक्युआ कहाँ पाया जाता है, केरल में पाया जाता है। हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। तो हमको एग्जाम में टाइम बचाना है, ये भी हमको सीखना पड़ेगा। ये नहीं कि हम क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे, अगर जहाँ से हमको लग रहा है कि हाँ यहाँ से अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, वहीं से हम अपना आंसर देख लेंगे। तो टेपिक्युआ कहाँ पे होता है, जो कोकोनट यानी नारियल के तेल में बनता है, तो वो होता है केरल में। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। सीटेड वाला चाहता है कि आपका कितना से कितना, मतलब कितना ज़्यादा टाइम ख़राब हो जाए, और सीटेड वाला का वहीं ये काम ही रहता है कि बच्चे का टाइम। इसीलिए सीटेड में देखेंगे तो रिजल्ट ज़्यादा नहीं है। सीटेड में रिजल्ट मोस्ट 25% लोगों का ही क्या होता है, सीटेट में से ये थी पास हो पाते हैं। क्योंकि सीटेट पास करने का एक मतलब ये होना चाहिए, आपके पास एक प्लान होना चाहिए। बिना प्लान के आप सीटेट पास नहीं कर पाएंगे। तो कैसे टाइम बचाना है, सबसे अच्छा है टाइम मैनेजमेंट। आप सीटेट में कर लिए तो आप एकदम समझ लीजिए कि आपने सीटेट पास कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द झूमिंग फार्मिंग प्रैक्टिस्ड इन द फॉरेस्ट ऑफ मिजोरम। तो यहाँ से सबसे पहले हमको एक क्या क्वेश्चन मिल, मतलब एक क्या फैक्ट मिल रहा है। तो जो जो झूम फार्मिंग होती है वो कहाँ पे होती है, मिजोरम में होती है। यानी भारत का जो ये थी नॉर्थ ईस्ट वाला जो राज्य है उसमें मिजोरम है, वहीं पे क्या होती है, झूम फार्मिंग होती है। झूम फार्मिंग क्या होती है आप लोगों को पता है? झूम फार्मिंग वो होती है जब मतलब खेत को 2-3 साल तक यूज कर लिया जाता है, तो उसको क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। उसमें जो भी खरपतवार रहता है उसको बाद में जला वला के क्या किया, उसी में छोड़ दिया जाता है। उससे क्या होता है, वहाँ उसमें फर्टिलिटी बनी रहती है, उसका जो उर्वरक है वो उसमें वृद्धि होती है। मतलब अब लगातार एक ही उसमें कर कोई खेत है उसमें क्या करेंगे, लगातार क्या करेंगे, उसमें ये अन्न बोएंगे तो उसमें फर्टिलिटी है, उपजा वो जो उर्वरक है, जो उपजाऊ है, वो चीज़ कमी होगी। ये तो मतलब सिंपल सी बात है, ये सब कोई जानता है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, 2-3 साल ये मतलब खेती करने के बाद क्या किया जाता है, उस खेत को छोड़ दिया जाता है। तो वही होती है झूम फार्मिंग। और ये ज़्यादातर कहाँ किया जाता है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में किया जाता है। जैसे मेघालय हो, जैसे नॉर्थ ईस्ट, मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हमारे कौन आते हैं, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये सारे क्या आते हैं, जो जो इंडिया के जब मैप देखेंगे तो मैप में क्या है, जब मैप देखेंगे इंडिया का तो अरे ये अच्छा नहीं बना, 1 मिनट बनाते हैं। इंडिया का मैप तो बनाने आता है, कैसे गड़बड़ हो जा रहा है।
थोड़ा सा स्पेस छोटा है ना, स्पेस छोटा है इसीलिए। जो इधर का एरिया होता है, ये वाला जो होता है, इधर का जो एरिया, ये वाला एरिया होता है, यहीं साउथ ईस्ट वाला हमारा होता है। तो झूम के फार्मिंग के बारे में पूछा है और हमारे हमको क्या दिया है, यहाँ पर देखेंगे तो हमको 5 स्टेटमेंट दिया है, ABCDE, यानी 5 स्टेटमेंट दिया है। उसके बाद हमारे पास ABCD करके ऑप्शन है कि इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए, चलिए देखते हैं कि क्या होता है। अब हम अपना इसमें क्या है, दिमाग लगाएंगे, जो हम लोग अभी तक लगाते आए हैं और सारे जो प्रैक्टिस सेट किए हैं उसमें लगाते आए हैं, वही दिमाग यहाँ पे भी लगाएंगे और देखिएगा कितना अच्छे से ये आंसर इसका मिलेगा। तो जो हमारा पहला ऑप्शन ए में क्या दिया है, आफ्टर कटिंग वन क्रॉप द लैंड इज लेफ्ट एज इट इज एंड नथिंग इज ग्रो देयर फॉर सम ईयर्स, यानी एक फसल काटने के पश्चात उस भूमि को खुला छोड़ देते हैं, उस पर कुछ वर्षों तक कुछ भी नहीं उगाया जाता। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना। ये झूम फार्मिंग में क्या होता है, जो झूम फार्मिंग होती है, झूम खेती होती है, उसमें क्या किया जाता है, मतलब अभी तो बताया हूँ कि 2-3, मतलब उसमें जब खेती होती है उसके बाद छोड़ दिया जाता है 2-3 सालों के लिए। तो हमारा ऑप्शन जो हमारा ये पहला है वो बिल्कुल सही है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि ए किस में है, तो आप देखेंगे तो ए फर्स्ट वाले में है और ए डी वाले में है, तो ये तो बी में नहीं है और सी में नहीं है। तो हमारा बी और सी अब राइट आंसर नहीं हो सकता, या तो ए होगा या तो डी होगा। 2 ऑप्शन अब हम काट चुके हैं 2 आंसर में, अब होगा ही नहीं। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचा है। अब देखिए यहाँ पर 50-50 का खेल हो गया। जिन बच्चों को नहीं पता होगा वो 2 ऑप्शन में भी खेल जाएंगे, तो एक 50% चांस है सही होने का, 50% गलत है। लेकिन आगे और देखेंगे तो पूरा 100% चांस हो जाएगा। देखिए, पहला तो हमारा ये सही है। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा ऑप्शन में दिया है कि इस भूमि पर उगने वाले पासों और खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। यही तो मैं बताया हूँ कि उसमें जितने भी खरपतवार होते हैं उसको क्या किया जाता है, काट के जला दिया जाता है, ताकि उसकी उर्वरक जो है उसमें वृद्धि हो जाए। आप लोग गाँव के मतलब जो जो होंगे वो जानते होंगे कि जो खेत होता है उसमें क्या मतलब घर में जो भी लकड़ी जलाया जाता है उसका राख होता है, उसको ले जाकर छींट दिया जाता है खेत में। तो उससे क्या होता है, एक तो उर्वरक भी बनी रहती है, तथा कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी मतलब पेड़ पौधे को नहीं लगते हैं। तो वो क्या होता है, ये जो उसमें बाँस उस खरपतवार होते हैं उसको काट दिया जाता है और उसको जला दिया जाता है, ताकि वहाँ पर उर्वरक शक्ति बन जाए। तो हमारा बी भी सही है। अब देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन ए और डी में ये थी था, ए और डी में मतलब कोई एक सही है। तो अब देखेंगे बी किस में है, तो बी इस फर्स्ट वाले में भी है, फोर्थ वाले में भी बी है। लेकिन अभी तक हमको राइट आंसर नहीं मिला। तो अब हमारा देखते हैं अब आगे चल के राइट आंसर कौन सा होता है। तो ऑप्शन सी में देखेंगे, कहता है इसके पश्चात बीज बोने से पहले इस भूमि को गहरा जोत दिया जाता है, यानी द लैंड इज देन प्लो डीपली बिफोर सोइंग द सीड्स। यानी क्या कह रहा है कि मतलब खरपतवार जला के एकदम नीचे तले है, क्या बोलते हैं, नीचे तले बहुत अंदर तक उसको खेत मतलब वो हल चला दिया जाता है। ऐसा होता है क्या? अब आप ही बताइए, अगर जब बिया बोना रहेगा, मतलब किसी चीज़ का बीज डालना रहेगा खेत में, और किसी चीज़ का क्या है, खेत में बीज डालना रहेगा और ज़्यादा उसको मतलब ज़्यादा अंदर तक खोद देंगे तो बीज क्या होगा, एकदम अंदर पाताल में घुस जाएगा। तो वो कभी जमेगा क्या? कभी नहीं जमेगा। तो वो क्या हो जाएगा बहुत नीचे चला जाएगा, तो वो मिट्टी उट्टी से धंस जाएगा। तो वो बीज तो छोटा होता है ना, पेड़ पौधे बड़े होते हैं, तो वो क्या होता है, मिट्टी को दाब के ऊपर निकल जाता है। लेकिन ये थी जो धान हो गया, गेहूँ हो गया, दाल वाला चीज़ हो गया, ये सारी चीज़ों का बीज क्या होता है, बहुत छोटा छोटा होता है। तो ज़्यादा अंदर चले जाएंगे, चलिए मान लेते हैं 6 इंची तल जाएंगे तो ठीक है। अब उसको 2 फीट 3 फीट अंदर डाल दिया जाएगा तो वो निकलेगा कभी? उतना तो उसका पूरा मतलब हाइट होता है। कोई पेड़ होता है तो उसका लगभग इतना हाइट ही होता है, लगभग इतना। और इतना ही अंदर डाल दिया जाएगा तो वो कभी होगा? तो ये हमारा ऑप्शन जो सी यहाँ पर दिया है ये बिल्कुल गलत बात है। ये जो सी है ये गलत बात है। तो देखते हैं, अगर सी जिसमें होगा उसको काट देंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारा सी इसमें है, ये बिल्कुल गलत, मतलब ये गलत हमारा ऑप्शन है। तो ये अब तो पहले से ये 2 गलत ही था, बी और सी, अब ए भी गलत हो गया था, डी बचा था। हमारा राइट आंसर डी होगा, ए बी ई। अब देख लेते हैं कि ये बी ई होगा कि नहीं। तो आइए देखते हैं जो हमारा अगला है डी। जो डी नंबर में क्या किया है, डी में किया है केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड आर यूज्ड एज पर नीड, यानी रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है।
तो बेसिकली क्या है, जो ये थी झूम फार्मिंग होता है वो क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है। मतलब वहाँ पे कि ज़्यादा कीटनाशकों का ये सारी चीज़ जैसे यूरिया हो गया, पोटास हो गया, ये सारी चीज़ों का उपयोग नहीं किया जाता। तो ये भी हमारा जो है वो रॉन्ग है, मतलब डी भी रॉन्ग होगा। जो ई है इसमें लिखा है इन वन फार्म डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप लाइक मैज, राइस, चिलीज एंड वेजिटेबल ग्रोन, यानी एक ही खेती में विभिन्न प्रकार के फसलें जैसे मक्का, चावल, सब्जी को उगाया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि ये एक ही साथ, मतलब जैसे होता है ना कि ये थी गन्ना बो दिए, उसमें क्या किया जाता है, दाल बो दिया जाता है। गन्ना जब तक बड़ा होगा तब तक हम दाल काट के उसमें से निकाल लेंगे। तो ये भी हमारा वैसे भी हमारा राइट आंसर क्या बच रहा था, डी हो ही रहा था, और इसके अनुसार भी देखा जाएगा तो डी ही होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसका राइट आंसर, सेकेंड था उसका राइट आंसर क्या है, उसका हमारा डी राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में एक पहेली पूछा। अब देखिए, मतलब सीटेट के पास जब क्वेश्चन नहीं बचा था तो ये कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा था। ये है आपका 4 फरवरी 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ये क्वेश्चन है, मतलब ईवीएस का क्वेश्चन है। यानी लास्ट एग्ज़ाम 6 फरवरी को हुआ था, 4 फरवरी का ये है। तो देखिए, जब उनको उसके पास क्वेश्चन ख़त्म हो जा रहा था तो कैसे कैसे जहाँ से मन कर रहा था, जो मन कर रहा था वो पूछ ले रहा था। तो हम दिया है कि नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए, यानी पहेली भी आपसे पूछ लिया था सीटेट वाले ने। तो पहेली क्या है, काले काले मोती जैसे छोटी सी पर गोल हूँ, यानी काले काले है मोती जैसा, छोटी है पर गोल हूँ, बारीकी पीसी या दरी, मैं तीखी स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन में दोनों में डाली जाती हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। इसका हल क्या होगा? इसका हल मत देख रहे हैं कि इसमें क्या कर रहा है, काले काले मोती जैसी छोटी सी गोल हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो सरसों क्या होता है, सरसों पीला होता है, इलायची हरा होता है, लौंग काला होता है लेकिन गोल नहीं होता। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, ये काली मिर्ची होती है। तो आप पूरा देखेंगे तो काली मिर्ची का तीखा स्वाद होती है ना, और मीठे और नमकीन दोनों में डाली जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, काली मिर्च होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है काली मिर्च। देख रहे हैं, पहेली वहेली जितना मन किया है सब कुछ पूछ लिया है। तो हमारा जो नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 नंबर, उसका देखते हैं। क्वेश्चन 4 में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फाइंड हिज फीमेल फ्रॉम मेनी किलोमीटर अवे बाई हर स्मेल, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक मादा को अपनी उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान या ढूंढ लेता है। यानी कौन ऐसा है इसमें जो बहुत दूर से ही अपने जो फीमेल पार्टनर है उसको ढूंढ लेता है। एक गाना आप लोग सुने हैं, तो धरती पे चाहे जहाँ भी रहोगी मैं तेरी खुशबू से पहचान लूँगी। तो वही बात यहाँ पे पूछा है कि कौन ऐसा है जो अपनी मादा, जो अपनी लाइफ मतलब फीमेल पार्टनर है उसको बहुत किलोमीटर दूर से ही उसके केवल सूंघ के ही उसको पहचान लेता है। तो वो हमारा क्या होता है, वो देखेंगे तो हमारा ये सिल्क वार्म होता है। रेशम की जो कीट होती है ये यहीं होती है, ये बहुत दूर से ही अपने फीमेल पार्टनर को पहचान लेता है। इसी को देख के शायद ये गाना बनाया गया होगा। जो हमारा 5वां क्वेश्चन है, सिलेक्ट द फॉलोइंग सिटीज वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल इंजॉय ड्रिंकिंग ऑफ हॉट कहवा विथ आलमंड्स एंड कार्डेमम, यानी निम्नलिखित में से उस शहर का चुनिए जहाँ पर अधिकांश लोग इलायची और बादाम डाला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं। तो ये कहाँ पे होता है, ये श्रीनगर यानी जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है। क्योंकि क्या होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा क्षेत्र है। ये जम्मू कश्मीर क्या है, बहुत ज़्यादा ठंडा क्षेत्र है। तो वो यहाँ पे ये सारी चीज़ें पीने से और खाने से वहाँ पर जो अंदर शरीर में वो जो होता है उसमें गर्मी बनी रहती है। तो ये कहाँ का है, ये हमारा श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में होता है, जहाँ पर लोग जो कहवा होता है, कहवा कहने का मतलब कॉफ़ी, जो कॉफ़ी होता है उसी को कहवा कहा जाता है। तो ये कहाँ पे पिया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में पिया जाता है। जो हमारा क्वेश्चन 6 है उसमें क्या है, किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया, वह जिस प्रकार के घरों में लोगों को
होते हैं उस उनके ढांचे के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया। यानी एक इंसान है वो घूमा है और वो जहाँ पर वो देखा है कि वहाँ के लोग कैसे घरों में रहते हैं, उसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन, एक छोटा सा विवरण दिया है। देखते हैं कि वो क्या मतलब विवरण दिया है, क्या बताया है कि वो जो जहाँ घूमने गया था वहाँ पर घरों की बनावट संरचना कैसी थी। तो कह रहा भारी बारिश होने के कारण यहाँ के घर ज़मीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर यानी 10 से 12 फुट ऊंची मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं। अब इतना पढ़ने के बाद यहाँ पर जब अब क्या, पहले तो हमको भारी वर्षा मिल जा रहा है यहाँ पे यार तू क्या कर रहे हो? ये यहाँ पे क्या हमको ऑप्शन मिल रहा है, पहला जो भारी वर्षा है वो मिल रहा है कि भारी वर्षा हो रहा है और घर कितने हैं, घर बने हैं 3 से 3.5 मीटर ऊंचा और किस पे बने हैं, मजबूत बांस के खंभों पे बने हैं। यानी बांस के खंभा, जैसे बांस का खंभा है तो हमारे ये थी दिमाग में आप लोग का आइए क्या होगा कि ये इसका राइट आंसर क्या होगा। इतना अब आगे जाने पढ़ने का मतलब ज़रूरत है क्या? सीधे मारिए आसाम और आगे बढ़ जाइए, टाइम बचाना है हमको, कैसे भी करके एग्जाम में हमको टाइम बचाना है। तो पूरा पढ़ेंगे तब भी वो इसका आंसर असम ही होगा। जब वहाँ पर हमको क्लू मिल गया कि हाँ यहाँ पर क्या भारी बारिश में होने के कारण घर कैसे 3 से 4 मीटर जो होते हैं बांस के खंभे के ऊपर बनाए जाते हैं, तो आसाम में ऐसा होता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होते रहता है। और आसाम को देखेंगे तो वो मतलब पहाड़ जो हिमालय है वो उसके आसपास की एरिया है। तो बादल क्या होते हैं, जब बादल जाते हैं तो मतलब पहाड़ से टकरा के और वहाँ पे बारिश कराते हैं। और ये आसाम वाला एरिया देखेंगे तो वो सारा मतलब क्या है, वो उधर फॉरेस्ट है, तो वहाँ पर यदि ठंडा रहता है, जब ऐसे मतलब क्या होता है वहाँ का जो मौसम होता है वो ठंडा होता है और वहाँ पर लो प्रेशर देता है। वहाँ पर लो प्रेशर बना देगा तो लो प्रेशर जैसे बनेगा तो अगल बगल की हवा क्या होगी, भरने आएगी। तो अगल बगल की हवा के साथ साथ क्या होता है, वहाँ पे जो बादल होते हैं वो भी आ जाते हैं। और चूँकि पहाड़ होने के कारण वहाँ पर जब बादल आते हैं पहाड़ से टकराते हैं और बारिश हो जाती है, तो इसीलिए वहाँ पर हम मतलब बारिश हमेशा होती रहती है। तो इसलिए वहाँ के लोग क्या होते हैं, इसलिए वहाँ के लोग घर होते हैं वो 3 से 4 3 3.5 मीटर जो मीटर ऊंचा हो जो अपना घर होता है बांस के खंभों पर बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिए ताकि आप लोगों को पता चले कि क्यों वहाँ पे बारिश ज़्यादा होता है और क्यों घर के लोग मतलब वहाँ के लोग हैं जो वो घर जो होता है बांस के खंभों पर ऊपर बनाते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है उसको देखते हैं। इसमें क्या एक मैथ का लगभग क्वेश्चन पूछ दिया है थोड़ा सा, तो इसको समझ लेते हैं। दिल्ली के टूरिस्ट गाइड में एक मानचित्र दिया गया है, यानी बच्चे लोग जो है दिल्ली के टूरिस्ट यानी घूमने गए हैं तो उसके उन लोगों को एक मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र के एक कोने में लिखा है कि पैमाना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 900 मीटर होगा। यानी 1 सेंटीमीटर जो दिखाया जा रहा है वो कितना एक्चुअल में वो कितना है, 900 मीटर 990 मीटर है, सॉरी कितना है 990 मीटर है। मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है, 1 cm इक्वल टू हो रहा है कितना, 990 मीटर हो रहा है। तो पूछा है कि अगर यदि यदि इस मानचित्र के किन्हीं दो स्थानों या स्थलों के बीच की दूरी 21.2 सेंटीमीटर मापी गई है तो इन दोनों के स्थानों के बीच में वास्तविक दूरी मतलब कितनी होगी। यानी दोनों के मतलब क्या पूछा है कि अगर ये 21 सेंटीमीटर है मतलब दो एक स्थान ये हो गया, ये बी हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 21.2 क्या है सेंटीमीटर है। तो हमको क्या बताना है कि ये दोनों बीच की दूरी वास्तव में ये कितना दूर है। अब मैप पे पूरा जितना बड़ा होता है उतना तो दिखा नहीं सकते, हम स्केल को क्या करते हैं छोटा कर देते हैं। तो वहीं पूछा है कि ये इन दोनों जो स्थले हैं इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है। तो इसका आंसर हमने इसमें डाल दिया है ताकि आप लोग को समझने में अच्छे हो, क्योंकि ये मोबाइल स्क्रीन पे अच्छे से हाथ से ही लिखना पड़ता है तो अच्छे से लिखा नहीं पाता है। तो इसीलिए इसका आंसर दे दिए हैं, आप लोग इसको समझ लीजिएगा। वैसे भी मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना दिया है, 990 मीटर दिया था। और कितना टोटल दो स्थानों के बीच में कितना दूरी है, 21.2 सेंटीमीटर है। तो क्या करेंगे दोनों इतना से 990 में 990 और एक गुना 21.2 यानी 21.2 को गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। यानी मीटर में हमारा यहाँ पे देखेंगे तो
1 cm इक्वल टू कितना है, से 990 मीटर है। यानी हमारा जो हम जब गुना करेंगे तो हमारा मीटर में आ जाएगा, आंसर इतना आ जाएगा। और 21.2 में 990 से गुना किए तो 20,988 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, चूँकि हमारा देखेंगे तो यहाँ पर क्या आंसर किलोमीटर में पूछा हुआ है, तो मीटर को क्या करेंगे हम किलोमीटर में चेंज कर देंगे। तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जो इतना आया है इसमें कितना हज़ार से क्या करेंगे, 1000 से क्या करेंगे, 1000 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा किलोमीटर में बढ़ जाएगा, बन जाएगा, मतलब कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि एक किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो 1000 मीटर होते हैं तो 1000 मीटर से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो 20,988 में 1000 से भाग दे दिया तो कितना आंसर आ रहा है, 20.988 किलोमीटर। यानी लगभग कहा जाए तो 21 किलोमीटर लगभग आ रहा है। 20.98 यानी यहाँ पर देख रहे हैं थोड़ा सा 12.02 और रहता तो क्या होता, 0.012 रहता तो कितना हो जाता, 21 हो जाता। मतलब 21 के करीब है, मान लीजिए इसको 21 के करीब है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर 21 होगा। राइट आंसर क्या होगा, 21 होगा। क्योंकि 20 दशमलव कुछ आ रहा है, 20.9 के लगभग मीटर आ जा रहा है। तो 900 मीटर कहने का मतलब क्या हो गया, लगभग 21 हो गया। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, तो उसमें पूछा है सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ पेयर ऑफ डिजीज स्प्रेड आर कॉज बाय ड्यू टू मॉस्किटो। यानी निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने या होने वाले 2 रोग के युग्म जोड़ी को चुनिए। यानी 2 ऐसा इसमें क्या है, रोग है जो किससे होता है, वो मच्छर से होता है। किससे होता है, मच्छर से होता है। तो उसको हमको चुनना है। तो पहला क्या है, मलेरिया प्लस टाइफाइड। चलिए मलेरिया तो होता है लेकिन टाइफाइड थोड़े ना होता है, तो ये हमारा नहीं होगा। बी होता है चिकनगुनिया एंड डेंगू। यही हमारा राइट आंसर है। किससे होता है, किससे होता है, मच्छर से हमारा कौन कौन सा बीमारी होता है, 3 बीमारी याद रखिएगा। एक तो यहाँ पर 1 मिनट, 3 मतलब मच्छर काटने से 3 बीमारी होता है, ये याद रखिएगा। तो आपको देखिए यहाँ पे 2 पूछ दिया है, 1 गायब किया है और 2 पूछ दिया कि 2 कौन कौन है। तो आपको तीनों याद रहेगा, तो जब तीनों भी पूछ देगा तो आप दे दीजिएगा। तो पहला क्या होता है, पहला होता है चिकनगुनिया, दूसरा होता है डेंगू, तीसरा होता है क्या, मलेरिया। ये 3 जो होते हैं, ये 3 जो बीमारी होते हैं किससे होते हैं, मच्छर के काटने से होते हैं। हमको आज तक ये ना समझ में आया, भगवान एक मच्छर ना बनाए रहते तो क्या बिगड़ जाता। यार इतना परेशान करते हैं मच्छर, इतना परेशान करते हैं, कुछ भी होगा आके कान तर काट लेंगे, पी लेंगे, उससे नहीं काट पी के उनको नहीं जाना है, आके कान तर भुन 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 सुई सुई मारेंगे। तो आप लोग को भी शायद ये लगता होगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ बर्ड हैविंग एक्सीलेंट साइट एंड सी थिंग डिस्टिंक्टली 4 टाइम्स एज फार एज वी कैन। यानी निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल यानी जोड़ा चुनिए जिसकी दृष्टि सर्वश्रेष्ठ होती है और हमारी तुलना में 4 गुनी दूर वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। यानी हम जो जो वस्तु हम मतलब जो तो वो जोड़ी को चुनना है हमको कि क्या बोलते हैं, जो हमसे 4 गुना अधिक देख सकते हैं हमसे, मतलब हम जो 2 मीटर पर जो हम सामान देख रहे हैं और जो वो 8 मीटर पे भी रहता है तो वो चिड़िया देख लेती। तो उसी के पेयर को हमको क्या करना है, इसमें से चुनना है। तो हमारे पास पहला है क्रो एंड काइट, यानी कौवा और चील। तो ये तो चले चील तो होता है लेकिन कौवा नहीं होता है। तो ये हमारा ऑप्शन 1 गलत है। ऑप्शन बी में दे दिया है ईगल्स एंड वेल्चर्स। तो बाज और गिद्ध, यही हमारा राइट आंसर है। जो बाज और गिद्ध होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत इनकी आँख की जो रोशनी होती है ये बहुत तेज़ होती है और ये बहुत दूर की चीज़ों को आसानी से देख लेते हैं। आप लोग रामायण देखे होंगे तो उसमें क्या है, जटायु का एक भाई है संपाति नाम का। जब भारत मतलब भगवान राम की जब सेना वहाँ समुद्र तट पर पहुँची तो वहाँ पे संपाति मिला। वो क्या है, सूरज को निकलने जा रहा था लोग। तो क्या हुआ था, वो सूरज को निकलने जा रहे थे तो सूरज की किरणों से बेचारे मतलब वो लोग जल गए थे। तो संपाति क्या थे, संपाति वो एक गिद्ध ही थे। वो अपने क्या जटा होती है उसी में अपने भाई जो जटायु थे उनको क्या किए थे, बचा लिए थे। तो वो संपाति का तो क्या हुआ था, उनका जो
पंख था वो जल गया था, लेकिन जटायु का नहीं जला था। तो जटायु कहाँ पे रह रहे थे? यहाँ पे पंचवटी के पास रह रहे थे, जहाँ पे राम जी रहते थे, वहाँ जहाँ सीता का हरण हुआ, वहीं पे रावण ने उनको क्या किया था? मार दिया था। किसको? जटायु को। जब जटायु सीता माता को बचाने गए, तो जब ये लोग ये सीता माता को खोजते खोजते, जब ये थी मतलब राम जी की जो सेना थी, अंगद, हनुमान, जामवंत जी, नल, नील, ये लोग थे, तो ये जब कहाँ गए थे? वहाँ पे जब समुद्र के किनारे गए थे, तो वहाँ पर वो संपाति मिले, तो उन्होंने वहाँ पर बैठे बैठे उतना दूर लंका में बैठी सीता माता को देख के क्या किया था? बता दिया था कि हाँ, सीता माता कहाँ पे? एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि जो मतलब कितना दूर का वो जो गिद्ध थे वो देख लिए थे, और जो संपाति थे वो देख लिए थे। तो वहीं बाज और जो गिद्ध होते हैं, इनके क्या होती है? नज़र बहुत ज़्यादा तेज होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे तो सन बर्ड, ईगल, एक तो होगा। देखिए इसमें गिद्ध होगा लेकिन कौवा नहीं होगा, इसमें बाज होगा लेकिन शकरखोरा नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन राइट आंसर क्या है? बी है, बाज और गिद्ध। जो हमारा क्वेश्चन 10 है, द स्टेट इन विच द वर्ड तोरांग इज मीन्ड फॉर जंगल, यानी वह राज्य जहाँ तोरांग का अर्थ जंगल है, कौन सा है? यानी तोरांग का जो अर्थ होता है जंगल होता है, ये किस राज्य में होता है? तो ये हमारा झारखंड होता है। सूर्यमणि की कहानी है, जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें सूर्यमणि की कहानी है, उसी में तो वन को क्या कहा गया है? जंगल कहा गया है। और ये कहानी कहाँ की है? झारखंड, यानी बिहार के पहले झारखंड क्या था? बिहार का ही एक पार्ट था, लेकिन 2000 में ये तोड़ के दूसरा राज्य बना दिया गया था। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 11 देखेंगे तो क्वेश्चन 11 में क्या है? डायरेक्शन से पूछा है कि मतलब एक्स वाई दे देता है और पूछता है इसको ऐसे ऐसे जाना है, वही पूछा हुआ है। ये हम जो हमारा पहला क्लास था, जो हम पहला वीडियो बनाए थे ईवीएस का, उसमें बहुत अच्छे से बोर्ड पे समझाए हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं इसको, जो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है। इसका आंसर इसमें डाल दिए हैं ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि ये मोबाइल स्क्रीन पे ये वीडियो बना रहे हैं तो उतना ज़्यादा इस पर मतलब अच्छे से लिखा नहीं पाता। इस पर उंगली से लिखना पड़ता है, और पेन से लिखने और उंगली में से लिखने में थोड़ा सा फ़र्क तो हो जाता है, ये आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो आइए इसको देखते हैं। कह रहे किसी छात्र का घर एक्स और उसका विद्यालय वाई पे है, यानी कोई एक विद्यार्थी है, उसका घर एक्स पे है और उसका जो स्कूल है वो कहाँ पे है? वाई पे है, तथा एक्स और वाई के बीच कोई सीधी सड़क नहीं है। मतलब एक्स और वाई के बीच में क्या है? कोई सीधी मतलब मान लेते हैं ये एक्स है ये वाई है, तो कोई सीधा सड़क नहीं है ये दोनों के बीच में। तो उसको क्या होगा? घूम घाम के जाना पड़ेगा, पूरा मोहल्ला क्या करेगा? गांव घूमेगा, उसके बाद विद्यालय पहुंचेगा। तो आइए यहाँ पर हमको देखते, यहाँ पर दिया होगा हमको कुछ ना कुछ डायरेक्शन ज़रूर दिया होगा कि कैसे कैसे पहुँचना है। तो क्या लिखा है? अतः विद्यालय पहुंचने के लिए वह छात्र पहले ए पे जाता है, जो एक्स के ठीक दक्षिण में 60 मीटर की दूरी पे है। यानी जो छात्र है उसका जो घर है, ये ऊपर क्या होता है? ऊपर होता है, नॉर्थ होता है, ये आप लोग को बताए हैं बहुत अच्छे से। ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, और ये वेस्ट होता है। यानी उत्तर दक्षिण, ये उत्तर दक्षिण, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। तो ये क्या होता है? हमारा डायरेक्शन होता है। ये आप लोग को बहुत अच्छे से हम बताए थे। तो कोई विद्यार्थी है वो कहाँ पर? एक्स से ठीक मतलब कहाँ जा रहा है? दक्षिण में 60 मीटर की दूरी पे जा रहा है, यानी एक्स यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है, तो वो दक्षिण क्या होता है? हमारा नीचे होता है। ऊपर ये नॉर्थ एक याद रखिएगा, नॉर्थ एक केवल लिख लीजिएगा, तो बाकी सारा डायरेक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या कर रहा है? दक्षिण की तरफ जा रहा है 60 मीटर पर, और तो वो कहाँ पहुँच रहा है? ए पे पहुँच रहा है। कहाँ पहुँचा है? ए पे पर पहुँचा है। अब ये से देखते हैं कि मतलब आगे का डायरेक्शन क्या है। फिर वो बी पर जाता है, जो ए से ठीक पूर्व में 60 मीटर की दूरी पे है। यानी फिर यहाँ से ये क्या पूरब की तरफ जाता है, तो पूरब हमारा क्या होता है? इधर होता है। तो ए से बी पे जाने के लिए पूरब में 60 मीटर जाता है, तो ये बी पे पहुँचता है, यानी यहाँ पहुँच गया। कि कहाँ पे पहुँच गया? यहाँ पे। फिर कह रहा है फिर वो सी पर जाता है, जो बी से ठीक और दक्षिण में 50 मीटर की दूरी पे है। यानी बी से सी पे जाने के लिए क्या कर दक्षिण में जाता है, जो कितना दूरी पे है? 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सी पे यहाँ पे पहुँच गया। कहाँ पे पहुँच गया? यहाँ पे। कहाँ किधर गया? दक्षिण की तरफ। तो दक्षिण क्या होता है? हमारा नीचे होता है। ये दक्षिण हमारा क्या होता है? नीचे होता है। तो इतना आप यहाँ तक आप समझ गए होंगे, यानी सी पे पहुँच गया है। और अंत में वो अपने विद्यालय
जाता है जो सी से ठीक पूर्व में, यानी सी है यहाँ से फिर पूरब, यानी पूरब हमारा इस साइड है, तो यहाँ पे जा रहा है, यानी यहाँ पे उसका विद्यालय मिल गया। उसको क्या मिल गया? सी से ठीक पूर्व में 60 मीटर की दूरी पर है, यानी 60 मीटर की दूरी पे है। दूरी से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में देखेंगे तो दूरी पूछा नहीं है। तो पूछ रहा है कि विद्यालय के सापेक्ष में उसका घर की सही दिशा क्या है, यानी ये विद्यालय से जब उसका घर देखेंगे तो वो किस दिशा में दिखाई देगा, यही पूछा है। क्या पूछा है? तो देखिए, विद्यालय के सापेक्ष में उसके घर की दिशा, यानी विद्यालय को क्या रखेंगे हम? विद्यालय को हम क्या रखेंगे? सेंटर में रखेंगे। यहाँ पर अब एक लाइन बना देंगे। ये हमारा ऊपर क्या होता है? नॉर्थ होता है। ये हमारा क्या होता है? नीचे साउथ होता है। यहाँ पे साउथ, यहाँ पे ईस्ट और यहाँ पे वेस्ट। तो हमको कहाँ जहाँ से भी पूछा रहेगा ना, वहाँ पे ऐसे 4 लाइन वाला, मतलब ऐसे लाइन खींच देंगे। और यहाँ विद्यालय से पूछा है तो ये हमारा देख रहे हैं, ये हमारा क्या है? उत्तर है, और ये है पश्चिम, यानी यहाँ से इसका घर इस डायरेक्शन में है। जब देखेंगे तो इसका घर कहाँ पे पड़ रहा है? यहाँ से किस डायरेक्शन में पड़ रहा है? यहाँ पे पड़ रहा है। और हम यहाँ पे अपना ऐसे बनाए हुए थे, तो ये देखेंगे तो उत्तर हो गया, और ये देखेंगे तो पश्चिम हो गया, यानी उत्तर और पश्चिम में उसका घर होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? उत्तर पश्चिम होगा। तो देखेंगे इसमें कहीं पर उत्तर पश्चिम आंसर है क्या? तो देखेंगे यहाँ पर डी ऑप्शन है, उसमें राइट आंसर क्या है? उसमें दिया हुआ है कि नॉर्थ वेस्ट उसका जो डायरेक्शन होगा, जो उसके विद्यालय से उसका घर का जो दिशा होगा वो किधर होगा? उत्तर और पश्चिम में होगा। तो इसको आप अगर आपको यहाँ पे अच्छे से ना समझ में आया हुआ तो जो पहला वीडियो है उसको ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ पे बहुत अच्छे से समझाए थे। अब यहाँ पे भी एक मैथ का ही क्वेश्चन पूछा है, 2-3 क्वेश्चन, मतलब ये हम बता रहे हैं ना, जब से ऑनलाइन हुआ था तो 30 सेट बनाना पड़ता था, तो जो मन में आता था वो सब डाल देते थे। इतना ज़्यादा मतलब बच्चे को परेशान करते, जितने बच्चे थे लगभग ईवीएस में सब लोग परेशान हुए थे। मेरा जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था तो 15 का 15 ईवीएस का जो क्वेश्चन था वो अलग से ही पूछा हुआ था। जो नेक्स्ट हमारा ये थी, जो पार्ट 4 आएगा वो मेरा पार्ट 4 नहीं, पार्ट 5 आएगा, उसमें सेकेंड फरवरी को मेरा एग्ज़ाम था, तो उसको करेंगे। तो आप देखिएगा उसमें इतना खतरनाक क्वेश्चन पूछा है, वो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे क्या हो रहा है, ऐसे मतलब पहले जो था ऐसे क्वेश्चन पूछता था, लेकिन अब एक ही पेपर होगा तो ज़्यादा क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, तो टेंशन लेने की अब ज़रूरत नहीं है। ऑफलाइन में आपको इतना ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, और ऑनलाइन में क्वेश्चन ही ख़त्म हो जा रहा था बेचारे सबके पास। तो ये एक क्या है, ये एक मतलब ये लगभग मैथ का ही क्वेश्चन है थोड़ा सा। जिन लोगों को मैथ से डर लगता होगा उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये हार्ड है, लेकिन वो ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसका भी आंसर हमने दे दिया है यहाँ पे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं। एक ट्रेन भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन से 22 नवंबर 2022 को 20:30 चलकर 24 नवंबर 2022 को 3 बजे नागरकोइल रेलवे स्टेशन पहुंची। यदि ट्रेन ने इन दोनों रेलवे स्टेशन के बीच 1877 किलोमीटर की दूरी मतलब जो किलोमीटर की दूरी चली, तो ट्रेन की औसत चाल क्या है? तो यहाँ पे पूछा है क्या औसत चाल, यानी कितने स्पीड से चली, वो कितना डिस्टेंस कवर की है? तो 1877 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है। तो अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। 22 नवंबर को कितने बजे से चल रही है? 22 नवंबर को देखेंगे तो 20:30, यानी 24 घंटा होता है। 24 घंटा में से 20 घंटा 30 मिनट निकाल देंगे तो कितना बचेगा? तो 3.3 आवर, यानी मतलब 3.5 घंटा बचेगा। यहाँ पर आइए इसको आंसर जो दिया है उसके थ्रू ही समझते हैं। 22 नवंबर को क्या यहाँ पर अच्छे से समझाया, स्क्रीन पे उतना अच्छे से समझाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, ब्लैक बोर्ड पे तो मज़ा ही आ जाता। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है। तो 22 नवंबर को कितने बजे चली है? 20:30 पे चली है, तो 24 में से घटा दिए हम कितना? 20:30, तो हमारा उस दिन कितना चली है? 3.5 घंटा चली है। और 24 तारीख को पहुंच रही है, तो 23 तारीख के पूरे 24 घंटा चली है। और 24 तारीख को कितने बजे पहुंच रही है? तो देखेंगे तो यहाँ पर 24 तारीख को 24 नवंबर को 3 बजे पहुंच रही है। कितने बजे पहुंच रही है? 3 बजे पहुंच रही है। तो 3.5 घंटा ये हमारा हो रहा है, 24 घंटा ये हो रहा है, और 3 घंटा ये हो रहा है। तो सबको जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो रहा है? सबको जोड़ देंगे तो हमारा 30 घंटा 30 मिनट हो जाएगा। देखिए ना, 24 3 27 और 27 3 3.3, यानी 27 3 30 और 30.5 हो गया है। तो ये क्या हो गया? 30 घंटा ले रही है कितना दूरी तय करने में? 1800
77। तो अभी क्या करेंगे, अब इसको से डिवाइड कर देंगे, 30.5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या होता है, औसत चाल इक्वल टू क्या होता है, कुल दूरी बटा समय, मतलब जितना भी दूरी रहता है उसको किससे डिवाइड कर दिया जाता है, समय से, यानी टाइम से डिवाइड कर दिया जाता है। कहा गया है ना कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। डिस्टेंस बाई डिस्टेंस हमारा है कितना है, 1877 है, टाइम 30.5 है, और उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 61.54 आ रहा है, यानी 62 किलोमीटर प्रति घंटा। लगभग देखा जाए तो 61.5 यानी 61.5 किलोमीटर आ रहा है। तो 61.5 किलोमीटर को हम क्या 62 बोल सकते हैं, क्योंकि आगे देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो 63 नहीं है, 64 नहीं है, 61 भी यहाँ पे आसपास में रहता तो उसको हम सही मार देते, लेकिन सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 61.5 है, 61.4 होता तब 61 के अंदर रह जाता। ये जब आप एक होता है ना कि किसके नज़दीक होता है, ये एक मैथ में चैप्टर होता है, उसमें दिया रहता है कि 8 है तो वो 5 के मतलब 8 है वो 5 के करीब में आएगा कि 10 के करीब में आएगा। तो 8 क्या है, 5 से ज़्यादा जो होता है उसके अगले नेक्स्ट टर्म में हो जाता है, और 5 से कम होता है तो वो इधर 5 वाले में, अगर 3 रहता, यहीं 3 रहता तो 3 5 में आता, ना कि 10 में जाता। तो ऐसे ही क्या है, 61.5 है तो 5 मतलब ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये क्या होगा, 62 में चला जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 62 किलोमीटर होगा। ये क्वेश्चन भी बोर्ड पे समझाए हैं। जो पहला हमारा जो हमारा ईवीएस का जो पहला वीडियो है उसको ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ पे बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा। इसमें क्या कर रहा है, 3 टेरिटोरियल स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश के सीमागत प्रदेश यानी राज्य, यानी इतना ही खतरनाक हिंदी लिख देता है, इंग्लिश लिख देता है कि बच्चों को समझ में ही नहीं आएगा। सीधे पूछ रहा है कि जो मध्य प्रदेश है उसके आसपास के जो राज्य है उसको छांटना है। तो इसके लिए आपको क्या मैप की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैप आप लोग देखते रहिएगा, मैप बहुत ज़रूरी है। तो हम देख लेते हैं मैप में क्या है, ये हमारा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश से कौन कौन स्टेट लगते हैं तो देखेंगे तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ लगता है, ये क्या है, ये है महाराष्ट्र, ये है गुजरात, ये है राजस्थान, ये है उत्तर प्रदेश। यानी 1 2 3 4 5 जो राज्य हैं वो मध्य प्रदेश से सटे हुए हैं। ये आप क्या कीजिएगा, इंडिया का मैप और वर्ल्ड, मतलब खासकर इंडिया के तक कम से कम अगर जो हो पॉसिबल हो तो वर्ल्ड का भी, लेकिन इंडिया के खासकर मैप अपने जो जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ पे चिपका जरूर लीजिएगा, क्योंकि मैप से क्वेश्चन आना ही है। ईवीएस में मैप से क्वेश्चन पूछता ही है। तो क्या पूछा है कि मतलब 3 गो वैसे राज्य बताइए जिनका जो सीमा है वो किससे टच करता है, मध्य प्रदेश से। यानी मध्य प्रदेश का, एक मिनट, जो मध्य प्रदेश तो देखेंगे पहला गुजरात, तो देखिए पहला गुजरात टच कर रहा था, बिल्कुल टच कर रहा था। ये है हमारा गुजरात, ये है हमारा गुजरात, और ये है मध्य प्रदेश। तो टच कर रहा है, पहला तो टच कर रहा है। दूसरा दिया, जो दूसरा हमारा ऑप्शन है ये क्या है, दूसरे में दिया है राजस्थान, तो यहाँ पर देखेंगे तो राजस्थान भी है, ये भी मध्य प्रदेश से टच कर रहा है। जो तीसरा दिया है, जो तीसरा और दिया है वो क्या दिया है, महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र। तो देखेंगे तो यहाँ पर महाराष्ट्र जो भी है, जो ये महाराष्ट्र है ये भी टच कर रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर ए ही इसका हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी मध्य प्रदेश से ये तीनों जो स्टेट है, राज्य हैं, ये तीनों टच करते हैं। कौन कौन है, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया और महाराष्ट्र हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो और ऑप्शन में एक बिहार है, तो वो क्या होता है, मध्य प्रदेश से नहीं टच करता है। यहाँ पर देखेंगे झारखंड है वो टच नहीं करता है। इसमें देखेंगे तो ये तेलंगाना और उड़ीसा, ये दोनों में कोई टच नहीं करता है। तो ऐसे आपको एलिमिनेट करने आ जाएगा, तब तो आप क्वेश्चन को 1 मिनट में लगा देंगे। जो क्वेश्चन 14 है उसमें पूछा है, अ ग्रुप ऑफ स्टेट हैविंग कोस्ट ऑन अरेबियन सी आर, यानी राज्य का वह समूह छोड़िए जो चुनिए जो जिनके समुद्र तट अरब सागर पे है। तो आइए मैप में देख लेते हैं क्या है अरब सागर का। तो ये जो एरिया होता है ये अरब सागर का होता है। ये एरिया किसका होता है, ये होता है अरब सागर का। मतलब यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या देखेंगे, ये जितने भी स्टेट आ रहे हैं, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, ये किस में आते हैं, ये आते हैं अरेबियन सी में आते हैं, अरब सागर में आते हैं। और उसके बाद जब ये देखेंगे, इधर देखेंगे तो ये क्या होता है, उस 1 मिनट सॉरी, ये क्या हमारा होता है, और ये हमारा होता है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल
की खाड़ी ये है। इसमें कौन कौन सा ये आ जाता है, इसमें वेस्ट बंगाल आ जाता है, उड़ीसा आता है, आंध्र प्रदेश आता है और तमिलनाडु आता है। तो इसको ही आप लोग याद कर लीजिएगा कि बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी की तरफ कौन कौन से राज्य आते हैं और अरब सागर की तरफ कौन कौन से आते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, अरब सागर के बारे में पूछा है कि अरब सागर में कौन से वो ग्रुप है जो मतलब अरब सागर जो है उसके किनारे बसे हुए हैं। तो पहला हमारा तमिलनाडु दे रहा है, दूसरा उड़ीसा। तो देखेंगे तो तमिलनाडु यहाँ पे है, तमिलनाडु देखेंगे तो कहाँ पे है, तमिलनाडु यहाँ पे है। यहाँ पर तो चलिए कन्फ्यूजन हो रहा है, यहाँ पर उड़ीसा आपको देख के नहीं लग रहा है कि ये बे ऑफ बंगाल है। तो हमारा जो पहला है ये तो गलत हो गया। जो दूसरा है उसमें क्या दिया है, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो देखिए यही हमारा राइट आंसर होगा। केरल ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, केरल, कर्नाटक, कर्नाटक ये आपको दिख रहा है और महाराष्ट्र ये तीनों किस साइड है, ये अरब सागर के साइड है। तो यही हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्या होगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन बी होगा। आगे भी देख लेते हैं, जो आगे का ऑप्शन है उसमें देखेंगे तो कोई ना कोई एक दूसरे जगह के दिया हुआ। देखिए यहाँ पर उड़ीसा ये किस में आता है, ये आता है उसमें, और उड़ीसा किस में आता है, उड़ीसा आता है बंगाल की खाड़ी में आता है। तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। तेलंगाना तो किसी में नहीं आता, तेलंगाना को देखेंगे, तेलंगाना अब यहाँ पे हो गया, तेलंगाना बीच में हो गया, ये किसी भी समुद्र से नहीं सट रहा है। तो ये हमारा डी भी गलत हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या था, बी ही सही था। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, उसमें देखते हैं। कह रहा है कि सिलेक्ट फॉलोइंग अ पेयर ऑफ कंप्राइजिंग वन स्टेट एंड वन यूनियन टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री, यानी निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना हुआ है। माने मतलब इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि क्या बोलते हैं, मतलब एक राज्य दिया है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिया है। मतलब आपको ये नहीं पूछा है कि दोनों राज्य होना चाहिए, दोनों केंद्र शासित राज्य होना चाहिए। तो इसमें क्या है, एक केंद्र शासित राज्य, एक जो है यूनियन टेरिटरी यूटी, और एक क्या होगा, स्टेट होगा, वह उसी को हमको चुनना है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है उसमें देख रहे हैं लक्षद्वीप और पौंडीचेरी, ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारा क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये तो आंसर होगा नहीं। दूसरा है चंडीगढ़ एंड दिल्ली, चंडीगढ़ और दिल्ली ये दोनों क्या है, दोनों देखेंगे तो हमारा ये चंडीगढ़ और दिल्ली ये दोनों यूटी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी नहीं होगा। जो तीसरा है वो क्या है, नागालैंड और लद्दाख, यही हमारा राइट आंसर है। जो जम्मू एंड कश्मीर था उसको तोड़ के एक, जो यहाँ पे आइए मैप पे दिखाते हैं आपको, इसको क्या है, नागालैंड और लद्दाख। तो ये हमारा मैप हो गया। आप देख रहे हैं ये हमारा पहले क्या था, पूरा जम्मू एंड कश्मीर था, लेकिन इसको क्या किया गया, इसको मतलब संशोधन करके इसको यूटी बना दिया गया, और ये क्या हो गया, ये लद्दाख हो गया और ये एरिया जम्मू एंड कश्मीर हो गया। पिछली क्लास में हम आपको बताए थे कि ये क्यों तोड़ा गया था, जो पाकिस्तान था यहाँ पे, ये क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला एरिया जो है इसको पीओके बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पीओके बोलते हैं। तो पाकिस्तान कह रहा था कश्मीर हमारा है, तो तुम यहाँ पे बोल रहे थे ना, अब यहाँ पे हमने कश्मीर को रखा ही नहीं है, कश्मीर को हमने वो नीचे ढकेल दिया है, और ये सारे एरिया को क्या क्या नाम दे दिया है, लद्दाख दे दिया है। अब जब यूएनओ में जाएगा तो वो कहेगा कश्मीर हमारा है, इंडिया दिखा देगा कश्मीर तो यहाँ पे है, जबकि पीओके उसका यहाँ पे है। तो ये थोड़ा सा मतलब दिमागी खेल वाला है, बेवकूफ़, मतलब उन लोगों को निमन से समझाने के लिए कहा गया है। तो हमारे देखेंगे तो ऑप्शन में क्या था, ये था, एक लद्दाख था, तो ये क्या है, यूटी है, और मेघालय था शायद, आई थिंक मेघालय या नागालैंड था, यहाँ पे क्या था, नागालैंड था। तो यहाँ पे देखेंगे तो नागालैंड कहाँ पे है, नागालैंड ये हमारा रहा, नागालैंड, यानी हमारा नागालैंड ये रहा, और ये रहा हमारा यूटी। लद्दाख क्या है, यूटी है, और नागालैंड क्या है, स्टेट है। तो यही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि पूछा था एक स्टेट और एक यूटी, तो इसी हमारा राइट आंसर है। और डी में देखेंगे तो मणिपुर और मेघालय ये दोनों राज्य ही है, जबकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि उसका मतलब एक हमको राज्य चाहिए और एक केंद्र शासित प्रदेश चाहिए। तो ये हम 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। जो अगला वीडियो होगा, कल वीडियो वो बना के डाल देंगे, उसमें हम जो इसका पेडागोजी का जो 15 क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कुछ ज़्यादा ही हमने इसको डीप में इसको चर्चा कर दिया है। तो जो हमारा नेक्स्ट मतलब जो पार्ट आएगा, वो पार्ट 4 आएगा, उसमें हम आपको इसका जो 15 क्वेश्चन जो इसके बाद से यहाँ से पेडागोजी शुरू हो रहा है, ये आपको हम समझा देंगे। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा।
तो पूरा वीडियो को देखिएगा ज़रूर और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। टेक केयर, बाय बाय।